हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? होपफुली आपने पार्ट 1 को अच्छे से वॉच किया होगा और नेचर वॉक वाली एक्टिविटीज भी एंजॉय की होंगी। आज हम इस चैप्टर का पार्ट 2 कंटिन्यू करने वाले हैं, जहां अब हम सीखेंगे कि प्लांट्स और एनिमल्स को प्रॉपर्ली ग्रुप कैसे किया जाता है, और साथ ही जानेंगे कुछ नए इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स जो साइंस को और इजी बना देंगे। बच्चों, अपनी नोटबुक्स रेडी रखो और माइंड भी रेडी रखो कुछ नया ऑब्जर्व करने के लिए। लेट्स स्टार्ट अ लर्निंग जर्नी। वैसे चैप्टर के इस पार्ट में हम समझेंगे हाउ टू ग्रुप प्लांट्स। आपने नोटिस किया होगा कि प्लांट्स में काफ़ी वेरिएशन होता है। जैसे कुछ प्लांट्स के स्टेम्स थिन होते हैं, कुछ थिक, कुछ प्लांट्स टॉल होते हैं, कुछ छोटे, कुछ के स्टेम्स सॉफ्ट होते हैं और कुछ के हार्ड। और लीव्स भी शेप में अलग होती हैं, कलर में अलग, साइज में अलग, और अरेंजमेंट भी डिफरेंट होता है। और याद है बच्चों, एक्टिविटी 2.3 में आपने प्लांट्स को इन्हीं फीचर्स के बेसिस पे ग्रुप करने की कोशिश की थी। कुछ ने हाइट से किया होगा, कुछ ने लीव से, राइट? और आपने अर्लियर क्लासेस में भी पढ़ा है कि प्लांट्स को उनकी हाइट और स्टेम के टाइप के बेसिस पर 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है: हर्ब्स, श्रब्स और ट्रीज। ये ग्रुपिंग प्लांट्स को समझने का एक बहुत इजी मेथड है। अब टाइम है एक और नेचर वॉक पर जाने का। इस बार हम कुछ और इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशंस करने वाले हैं। जब आप प्लांट्स को देखो तो उनकी हाइट पर ध्यान देना। सोचो, क्या वो प्लांट्स आपसे छोटे हैं, आप जितने टॉल हैं, या आपसे भी ज्यादा टॉल है? बस कंपेयर करो और नोटिस करो। आगे स्टेम को भी ध्यान से ऑब्जर्व करना। क्या स्टेम ग्रीन है या ब्राउन? उसे जेंटली टच करके फील करो। क्या स्टेम आसानी से बेंड हो जाता है या स्टिफ और हार्ड लगता है? लेकिन याद रखना, स्टेम को तोड़ना नहीं है। अच्छा, अब एक और इंटरेस्टिंग बात नोटिस करो। ब्रांचेस प्लांट के कहाँ से निकल रही हैं? सोचो सोचो। क्या ग्राउंड के पास से या स्टेम के ऊपर वाले हिस्से से? ये स्मॉल डिटेल्स ही प्लांट्स को ग्रुप करने में हेल्प करती हैं। अच्छा, तो आप अपनी सारी ऑब्जर्वेशंस टेबल 2.3 में फिल करना। यहाँ कुछ एग्जाम्पल्स ऑलरेडी दिए हुए हैं, सो डोंट वरी, दैट विल गाइड यू। बच्चों, ऑब्जर्व लाइक अ साइंटिस्ट, हैंडल प्लांट्स जेंटली एंड लर्न बाय एक्सप्लोरिंग नेचर। अब आगे हम एक्टिविटी 2.4 में की गई ऑब्जर्वेशंस को इस टेबल 2.3 की हेल्प से समझते हैं। इस टेबल में हमने डिफरेंट प्लांट्स की हाइट, स्टेम की नेचर और ब्रांचेस की अपीयरेंस नोट की है। तो सबसे पहले हम प्लांट का नेम देखते हैं, फिर उसकी हाइट कंपेयर करते हैं, शॉर्ट, मीडियम या टॉल। इसके बाद हम स्टेम ऑब्जर्व करते हैं, क्या वो ग्रीन है या ब्राउन, सॉफ्ट है या हार्ड, और थिन है या थिक। ये ऑब्जर्वेशंस हमें प्लांट की स्ट्रक्चर समझने में हेल्प करती हैं। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन आती है, ब्रांचेस कहाँ से निकल रही हैं? क्या ब्रांचेस ग्राउंड के पास से निकल रहे हैं या स्टेम के ऊपर वाले हिस्से से? यहीं से एक्चुअल प्लांट ग्रुपिंग स्टार्ट होती है। जैसे जब हम देखते हैं कि प्लांट टॉल है, स्टेम्स ब्राउन, हार्ड और थिक हैं और ब्रांचेस ऊपर से निकलती हैं, हम समझ जाते हैं कि ये प्लांट ट्री ग्रुप में आएगा, जैसे मैंगो। लेकिन अगर प्लांट मीडियम हाइट का है, स्टेम ब्राउन हार्ड है, लेकिन बहुत थिक नहीं बल्कि थिन है, और ब्रांचेस ग्राउंड के पास से निकल रही हैं, हम उसे श्रब कहते हैं, जैसे रोज। और अगर प्लांट छोटा है, स्टेम ग्रीन और टेंडर और थिन है, साथ ही ब्रांचेस भी नीचे से निकलती हैं, तो ये हर्ब ग्रुप में आएगा, जैसे टोमेटो। तो देखा आपने कैसे हाइट, स्टेम की नेचर, ब्रांचेस, इन 3 ऑब्जर्वेशंस को कनेक्ट करके हम प्लांट का ग्रुप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। दैट्स हाउ साइंटिस्ट्स क्लासिफाई प्लांट्स। ऑलराइट, अच्छा, तो अब हम टेबल 2.3 को फिर से रिवाइज कर लेते हैं और साथ ही कुछ एक्स्ट्रा एग्जाम्पल्स भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं मैंगो प्लांट को। ये प्लांट बहुत टॉल होता है, इसका स्टेम हार्ड, थिक और ब्राउन होता है, और इसकी ब्रांचेस स्टेम के ऊपर वाले हिस्से से निकलती हैं। इसीलिए मैंगो एक ट्री है। इसी ग्रुप में नीम, बैनियन, कोकोनट जैसे प्लांट्स भी आते हैं।
आप देखते हैं रोज प्लांट। ये प्लांट मीडियम हाइट का होता है। इसका स्टेम हार्ड तो होता है लेकिन ट्री जितना थिक नहीं, और इसकी ब्रांचेस ग्राउंड के पास से निकलती हैं। सो रोज एक श्रब है। इसी तरह हिबिस्कस, कॉटन, लेमन भी श्रब्स के एग्जाम्पल्स हैं। तो अब देखते हैं टमेटो प्लांट। ये प्लांट छोटा होता है। इसका स्टेम ग्रीन और सॉफ्ट होता है और ब्रांचेस भी नीचे से निकलती हैं। सो टमेटो एक हर्ब है। इसी ग्रुप में मिंट, कोरिएंडर, व्हीट जैसे प्लांट्स भी आते हैं। और हाँ, अब हम टेबल 2.3 को कंप्लीट करने के लिए कुछ और प्लांट्स के एग्जाम्पल्स देखते हैं। जैसे नीम प्लांट। ये प्लांट टॉल होता है। इसका स्टेम ब्राउन, हार्ड और थिक होता है और इसकी ब्रांचेस स्टेम के ऊपर वाले हिस्से से निकलती हैं। सो नीम एक ट्री ग्रुप में आता है। अब ग्वावा प्लांट ऑब्जर्व करते हैं। ये भी काफ़ी टॉल होता है। स्टेम वुडी और हार्ड होता है और ब्रांचेस ऊपर से निकलती हैं। सो ग्वावा भी ट्री है। आगे अब देखते हैं हिबिस्कस प्लांट। ये प्लांट मीडियम हाइट का होता है। स्टेम ब्राउन और हार्ड होता है लेकिन ट्री जितना थिक नहीं, और इसकी ब्रांचेस ग्राउंड के पास से निकलती हैं। सो हिबिस्कस एक श्रब है। आगे कॉटन प्लांट। ये भी मीडियम हाइट का होता है। स्टेम वुडी लेकिन थिन होता है और ब्रांचेस नीचे से निकलती हैं। सो कॉटन भी श्रब ग्रुप में आता है। तो अब देखते हैं मिंट प्लांट। ये प्लांट छोटा होता है। स्टेम ग्रीन और सॉफ्ट होता है और ब्रांचेस भी ग्राउंड के पास से निकलती हैं। वैसे मिंट एक हर्ब है। अब स्पिनच प्लांट को भी ऑब्जर्व करो। ये भी छोटा होता है। स्टेम टेंडर और ग्रीन होता है और ब्रांचेस भी नीचे से निकलती हैं। सो स्पिनच भी हर्ब है। यानी यहाँ टेबल को कंप्लीट करने के लिए आप ऐसे कई प्लांट्स ऐड कर सकते हैं। बस ऑब्जर्व करो और पैटर्न पहचानो। तो अब तक सब क्लियर है। सो अब आगे बढ़ते हैं। बट उससे पहले एक बात बताओ कि हर्ब्स, श्रब्स और ट्रीज में आप क्या डिफरेंस ऑब्जर्व करते हो? यहाँ और आपने जो डेटा इस टेबल में एंटर किया है उसके बेस पर आप इन प्लांट्स की ग्रुपिंग एज अ हर्ब्स, श्रब्स और ट्रीज कैसे कर सकते हो? तो जरा इन पिक्चर्स को ध्यान से देखो। यहाँ हमें 3 मेन टाइप्स के प्लांट्स दिखाई दे रहे हैं, ट्री, श्रब एंड हर्ब। सबसे पहले इस टॉल प्लांट को ऑब्जर्व करो। ये बहुत ऊंचा है। इसका स्टेम हार्ड, थिक, ब्राउन और वुडी होता है और इसकी ब्रांचेस स्टेम के ऊपर वाले हिस्से से निकल रही हैं। सो ऐसे प्लांट्स को हम ट्रीज कहते हैं, जैसे मैंगो, नीम, बैनियन, कोकोनट। वैसे अभी हमने देखा कि कुछ प्लांट्स बहुत टॉल होते हैं और उन्हें हम ट्रीज कहते हैं। लेकिन सभी प्लांट्स इतने टॉल नहीं होते, राइट? सो अब ज़रा इस प्लांट को ऑब्जर्व करो। ये ट्री जितना टॉल नहीं है। इसमें कई ब्राउन वुडी स्टेम्स होते हैं जो ग्राउंड के बहुत पास से ब्रांचिंग स्टार्ट करते हैं। ये स्टेम्स हार्ड तो होते हैं लेकिन ट्री जितने थिक नहीं होते। सो ऐसे प्लांट्स को हम श्रब्स कहते हैं, जैसे रोज, हिबिस्कस, कॉटन। अब एक और टाइप का प्लांट देखो। ये प्लांट छोटा है। इसका स्टेम सॉफ्ट और ग्रीन है और ये ज़्यादा टॉल भी नहीं होता। सो ऐसे प्लांट्स को हम हर्ब्स कहते हैं, जैसे टोमेटो, मिंट, कोरिएंडर। अब कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जिनका स्टेम वीक होता है। ये प्लांट्स खुद से सीधे खड़े नहीं रह पाते। इन्हें सपोर्ट की नीड होती है ताकि ये ऊपर की ओर ग्रो कर सके। सो ऐसे प्लांट्स को हम क्लाइंबर्स कहते हैं, जैसे पी प्लांट, मनी प्लांट, एटसेट्रा। सो कुछ प्लांट्स ऊपर चढ़ने की बजाय ग्राउंड पर ही फैलते हुए ग्रो करते हैं। इनका स्टेम भी वीक होता है और ये ज़मीन पर क्रीप करते हुए बढ़ते हैं। सो ऐसे प्लांट्स को हम क्रीपर्स कहते हैं, जैसे पम्पकिन, वाटरमेलन, एक्सेट्रा। सो बच्चों, अब आपने क्लियरली नोटिस किया ना, टॉल प्लस हार्ड स्टेम मतलब ट्रीज, मीडियम प्लस वुडी स्टेम मतलब श्रब्स, स्मॉल प्लस सॉफ्ट स्टेम मतलब हर्ब्स, वीक स्टेम जो ऊपर की ओर चढ़ती है मतलब क्लाइंबर्स, और वीक स्टेम जो ज़मीन पर फैलती है क्रीपर्स। मतलब स्टेम की स्ट्रेंथ और हाइट देखकर हम प्लांट्स को डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं। क्या और भी फीचर्स हो सकते हैं जिनके बेसिस पर प्लांट्स को ग्रुप किया जा सके? सो चलो बच्चों, अब एक नई एक्टिविटी के थ्रू इसे डिस्कवर करते हैं। यहाँ अब हम एक और इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन करने वाले हैं। इस बार हम प्लांट्स की लीव्स को थोड़ा और ध्यान से कंपेयर करेंगे।
सो नेचर वॉक के दौरान आपने जो डिफरेंट लीव्स कलेक्ट की थी, उन्हें ध्यान से देखो। क्या उनकी शेप सेम है? क्या उनका साइज सेम है? एंड क्या उनका स्ट्रक्चर सेम है? नहीं ना, लीव्स भी प्लांट्स की तरह बहुत वेरिएशन दिखाती हैं। अब लीफ को थोड़ा और ध्यान से ऑब्जर्व करो। आपको उस पर पतली पतली लाइंस दिखाई देंगी। इन लाइंस को हम वेन्स कहते हैं, और वेन्स जिस पैटर्न में अरेंज्ड होती हैं, एक्चुअली उसे कहते हैं वेनेशन। इस लीफ को देखो, इसमें एक थिक मिडल वेन है और बाकी वेन्स नेट की तरह फैली हुई हैं। इस पैटर्न को कहते हैं रेटिकुलेट वेनेशन, जैसे हिबिस्कस लीफ। अब इस लॉन्ग लीफ को भी ऑब्जर्व करो, इसमें वेन्स एक दूसरे के पैरेलल चल रही हैं। इस पैटर्न को कहते हैं पैरेलल वेनेशन, जैसे बनाना लीफ और ग्रासेस। अब आप समझ सकते हो कि लीव्स की वेनेशन देखकर भी हम प्लांट्स को ग्रुप कर सकते हैं। अच्छा बच्चों, तो अब नेक्स्ट पेज पर मूव करते हैं। यहाँ हम एक इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन करते हैं। क्या तुम्हें लगता है कि प्लांट्स को उनके लीव्स के वेनेशन पैटर्न के बेसिस पर ग्रुप किया जा सकता है? मतलब जिन लीव्स में पैरेलल वेनेशन होती है और जिनमें रेटिकुलेट वेनेशन होती है, क्या हम इन्हें अलग अलग कैटेगरीज में क्लासिफाई कर सकते हैं? लेकिन क्या ग्रुपिंग के लिए और भी फीचर्स हो सकते हैं? सोचो सोचो। So now let's shift our focus to another important plant part, root system. Let's explore. क्या सभी प्लांट्स में रूट्स प्रेजेंट होती हैं? और अगर होती हैं तो क्या सभी प्लांट्स की रूट्स स्ट्रक्चरली सिमिलर होती हैं? या फिर कुछ प्लांट्स में टैप रूट सिस्टम होता है और कुछ में फाइब्रस रूट सिस्टम डेवलप होता है? तो इन क्वेश्चंस की आंसर्स हम नेक्स्ट एक्टिविटी में खुद डिस्कवर करेंगे। चलो इमेजिन करते हैं कि हम एक ओपन एरिया में गए हैं जहां ग्रासेस और स्मॉल हर्ब्स ग्रो कर रहे हैं। अब हम सॉइल को थोड़ा वेट करते हैं और खुरपी की हेल्प से प्लांट्स को धीरे धीरे बाहर निकालते हैं। ध्यान रखना है कि रूट्स डैमेज ना हो। फिर रूट्स को जेंटली वॉश करके उन्हें ध्यान से ऑब्जर्व करते हैं। ऑब्जर्वेशन के बाद प्लांट्स को वापस सॉइल में रीप्लांट करना भी बहुत ज़रूरी है ताकि वे फिर से ग्रो कर सके। तो अब रूट्स को ध्यान से ऑब्जर्व करते हैं। क्वेश्चन ये है, आपने जो प्लांट्स कलेक्ट किए उनकी रूट्स में क्या सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस हैं? और एक और बात, जब आप इन दोनों फिगर्स में प्लांट्स की रूट्स को देखते हैं तो इनमें क्या डिफरेंसेस पाते हो? तो अब यहाँ इन प्लांट की रूट्स को केयरफुली ऑब्जर्व करो। जैसे मस्टर्ड प्लांट, यहाँ एक मेन रूट दिखाई दे रही है और उससे छोटी छोटी साइड रूट्स निकल रही हैं। इस टाइप की रूट को कहते हैं टैप रूट। और टैप रूट्स का एक और एग्जाम्पल है हिबिस्कस प्लांट। अब समझे ना, टैप रूट सिस्टम। अब फिगर 2.5 के बी पार्ट में दूसरे प्लांट की रूट्स भी ऑब्जर्व करो। यहाँ आपको कोई सिंगल मेन रूट नहीं दिखेगी, बल्कि बहुत सारी सेम साइज थिन रूट्स एक बंच की तरह दिखाई देंगी बेस ऑफ द स्टेम से। इस टाइप की रूट को कहते हैं फाइब्रस रूट्स। जैसे आप यहाँ देख भी सकते हो, ग्रास प्लांट्स में फाइब्रस रूट्स होती हैं। देखा ना बच्चों, अब आपने नोटिस किया कि सभी प्लांट्स की रूट्स सेम नहीं होती। कुछ में टैप रूट सिस्टम तो कुछ में फाइब्रस रूट सिस्टम, यानी रूट्स के बेसिस पर भी हम प्लांट्स को ग्रुप कर सकते हैं। राइट, अब दोनों रूट सिस्टम क्लियर है ना? अब जरा अपनी कलेक्शन पर ध्यान देते हैं। क्या तुम्हारी कलेक्शन में कोई और ग्रासेस भी शामिल है? अगर है तो उसको भी ऑब्जर्व करो कि उन ग्रासेस में किस प्रकार का रूट सिस्टम प्रेजेंट है। क्या उनमें भी फाइब्रस रूट्स दिखाई दे रही हैं, यानी कई थिन एंड सेम साइज की रूट्स का एक क्लस्टर? तो बच्चों, कंपेयर करो डिफरेंट ग्रासेस को और चेक करो कि क्या सभी में सेम रूट मॉर्फोलॉजी दिखाई देती है या नहीं। वैसे यहाँ आप कुछ एग्जाम्पल भी देख सकते हो, जैसे व्हीट, राइस, मेज एंड लॉन ग्रास। इन सभी में जनरली फाइब्रस रूट सिस्टम डेवलप होता है। मतलब इनकी रूट्स में कोई सिंगल मेन रूट नहीं होती, बल्कि कई थिन रूट्स मिलकर एक डेंस क्लस्टर बनाती है। तो देखा ना बच्चों, अब जब भी तुम आसपास ग्रासेस या सिमिलर प्लांट्स देखो तो उनकी रूट स्ट्रक्चर ऑब्जर्व करना और आइडेंटिफाई करने की कोशिश करना, क्या वो फाइब्रस है या टैप रूट।
यही ऑब्जर्वेशन तुम्हारे कॉन्सेप्ट को और क्लियर करेगा, राइट? तो अब बिल्कुल क्लियर हुआ ये कॉन्सेप्ट। अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट पेज पर मूव करते हैं। यहाँ हम देखेंगे कि क्या लीफ की वेनेशन और रूट टाइप के बीच कोई रिलेशन होता है, एंड हम इसे कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। वैसे देखा जाए तो ये एक वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसके रिगार्डिंग हमारे सारे डाउट्स आगे जाके क्लियर हो जाएंगे। तो चलो बच्चों, इसे नेक्स्ट एक्टिविटी में खुद डिस्कवर करते हैं। इमेजिन करो कि हम स्कूल नर्सरी या गार्डन में गए हैं। हम वहाँ से 5 कॉमन प्लांट्स के स्मॉल सैपलिंग्स कलेक्ट करते हैं। जैसे लेमन ग्रास, मैरीगोल्ड, सदाबहार एक्सेट्रा। अब प्लांटिंग करने से पहले हम उनकी रूट्स और लीव्स को ध्यान से ऑब्जर्व करते हैं और फिर अपनी ऑब्जर्वेशंस को टेबल में नोट करते हैं। जैसे कि जब हम लेमन ग्रास को ऑब्जर्व करते हैं तो हम नोटिस करते हैं कि इसकी लीव्स में पैरेलल वेनेशन है और इसकी रूट्स फाइब्रस होती है। ये हमारी पहली ऑब्जर्वेशन बनती है। अब आगे हम अपनी तरफ से कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे जब हम सदाबहार प्लांट को देखते हैं तो इसमें हमें टैप रूट सिस्टम दिखाई देता है और इसकी लीव्स में रेटिकुलेट वेनेशन होती है। ये हमारी दूसरी ऑब्जर्वेशन है। अब नेक्स्ट प्लांट लेते हैं, व्हीट। अगेन लीव्स में पैरेलल वेनेशन और रूट्स सेम पैटर्न, फाइब्रस रूट्स। अब चलो एक और एग्जाम्पल लेते हैं, राइस। यहाँ भी वेनेशन पैरेलल और रूट्स फाइब्रस। इंटरेस्टिंग, राइट? अब लास्ट एग्जाम्पल देखते हैं। मैरीगोल्ड को ऑब्जर्व करो। लीव्स में हमें क्या दिख रहा है? बताओ बच्चों। यस, रेटिकुलेट वेनेशन, जाल जैसा पैटर्न। और रूट्स, यहाँ हमें मिल रहा है टैप रूट सिस्टम, एक मेन रूट और उससे निकलती लैटरल रूट्स। ऑल राइट, तो क्लियर हुआ ना? अब आगे देखते हैं। अब जरा अपनी ऑब्जर्वेशंस को ध्यान से देखते हैं। क्या आपने नोटिस किया कि इन प्लांट्स में लीफ वेनेशन और रूट टाइप के बीच कोई रिलेशन बन रहा है? अब एक इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन पर ध्यान देते हैं। आज सदाबहार प्लांट को याद करो। इसमें हमने क्या देखा? टैप रूट सिस्टम और लीव्स में रेटिकुलेट वेनेशन। तो अब क्वेश्चन ये है, क्या बाकी प्लांट्स जिनमें रेटिकुलेट वेनेशन होता है उनमें भी टैप रूट्स ही होते हैं? वैसे देखा जाए तो ये हम अपनी टेबल में काफ़ी एग्जाम्पल से पहले ही समझ चुके हैं, लेकिन बुक को भी तो फॉलो करना है। हम चलो अब दूसरी तरफ देखते हैं, लेमन ग्रास। यहाँ हमें मिला फाइब्रस रूट्स और लीव्स में पैरेलल वेनेशन। वैसे क्या ये पॉसिबल है कि जिन प्लांट्स में पैरेलल वेनेशन होता है उनमें हमेशा फाइब्रस रूट्स ही हो? जब हम कई एग्जाम्पल्स को कंपेयर करते हैं तो एक जनरल रिलेशन सामने आता है। रेटिकुलेट वेनेशन का मतलब टैप रूट सिस्टम, पैरेलल वेनेशन का मतलब फाइब्रस रूट सिस्टम। तो ओवरऑल हम कह सकते हैं कि जनरली जिन प्लांट्स में रेटिकुलेट वेनेशन होता है उनमें टैप रूट्स पाए जाते हैं और जिनमें पैरेलल वेनेशन होता है उनमें फाइब्रस रूट्स। अब ऑलमोस्ट क्लियर हो गया ना? तो देखा ना बच्चों, हम कंक्लूड कर सकते हैं कि जनरली नेचर में ये रिलेशन फॉलो होता है। लेकिन याद रखना, ये एक जनरल ट्रेंड है। हर प्लांट में एग्जैक्टली सेम हो ये जरूरी नहीं, राइट? हम यहाँ एक और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे चिकपी, चना, इसमें भी रेटिकुलेट वेनेशन और टैप रूट होता है। एंड व्हीट भी एक और एग्जाम्पल है पैरेलल वेनेशन और फाइब्रस रूट्स का। तो देखा ना बच्चों, हम कंक्लूड कर सकते हैं कि जनरली नेचर में ये रिलेशन फॉलो होता है, लेकिन हमेशा याद रखना ये एक जनरल ट्रेंड है। हर प्लांट में एग्जैक्टली सेम हो ये जरूरी नहीं। जिन प्लांट्स में रेटिकुलेट वेनेशन होती है उनमें अक्सर टैप रूट होता है और जिनमें पैरेलल वेनेशन होती है उनमें अक्सर फाइब्रस रूट्स होती है। इस तरह हम वेनेशन और रूट्स के बीच रिलेशन समझ पाते हैं। तो अब कुछ डाउट तो नहीं है? क्लियर है यहाँ तक? अब नेक्स्ट पेज पर मूव करते हैं। यहाँ अब एक और इंटरेस्टिंग बात सोचो। क्या सेम प्लांट के सीड्स के टाइप का भी रूट और लीफ वेनेशन से कोई रिलेशन होता है? क्या सभी सीड्स सिमिलर होते हैं? सोचो सोचो। तो चलो इसी बात को समझने के लिए हम नेक्स्ट एक्टिविटी देखते हैं, जहां इस बार हम सीड्स को कंपेयर करेंगे। जैसा कि आप कुछ चिकपी और मेज की सीड्स को 2-3 दिन के लिए पानी में सोक करते हैं। फिर चिकपी का सीड कोड हटाकर दोनों सीड्स की स्ट्रक्चर को ध्यान से ऑब्जर्व करते हैं। क्या दोनों सीड्स सेम दिखते हैं या डिफरेंट?
वैसे जब हम चिकपी सीड को ऑब्जर्व करते हैं तो नोटिस होता है कि ये सीड 2 पार्ट्स में स्प्लिट हो जाता है। इन दोनों पार्ट्स को कहते हैं कॉटिलिडन्स। सो जिन प्लांट्स की सीड्स में 2 कॉटिलिडन्स होते हैं उन्हें कहते हैं डाइकॉट प्लांट्स। जैसे चिकपी। तो अब मेज सीड को ऑब्जर्व करो। इसमें केवल एक थिन कॉटिलिडन होता है और जिन प्लांट्स के सीड्स में सिंगल कॉटिलिडन होता है उन्हें कहते हैं मोनोकॉट प्लांट्स। जैसे मेज। और हाँ बच्चों, अब यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन देखने को मिलता है। जैसे डाइकॉट प्लांट्स में रेटिकुलेट वेनेशन होती है और टैप रूट सिस्टम होता है, जबकि मोनोकॉट प्लांट्स में पैरेलल वेनेशन होती है और फाइब्रस रूट सिस्टम होता है। सो अब सीड, लीफ और रूट तीनों के बीच कनेक्शन क्लियरली समझ में आ गया ना? अब तक हमने प्लांट्स को ग्रुप करने के कई इंपॉर्टेंट फीचर्स सीख लिए हैं। तो अब नेक्स्ट स्टेप में हम एनिमल्स की ग्रुपिंग को डिटेल में एक्सप्लोर करेंगे। सो लेट्स कंटिन्यू आवर लर्निंग जर्नी। वैसे अभी तक हमने जाना कि प्लांट्स को उनकी डिफरेंट फीचर्स के बेसिस पर कैसे ग्रुप किया जा सकता है, लेकिन क्या एनिमल्स भी एक जैसे होते हैं? नहीं ना। एनिमल्स भी तो एक दूसरे से काफ़ी डिफरेंट होते हैं, हाँ? तो अब आगे बढ़ते हैं और यहाँ एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। इतनी बड़ी वैरायटी के एनिमल्स को हम कैसे ग्रुप कर सकते हैं? और आप किन किन फीचर्स के बारे में सोच सकते हो जिनके बेसिस पर एनिमल्स को डिवाइड किया जा सके? सोचो सोचो। सो याद करो बच्चों, एक्टिविटी 2.3 में आपने एनिमल्स को ग्रुप करने के कुछ बेसिस ऑलरेडी सोचे थे। वे क्या खाते हैं, कहाँ रहते हैं और कैसे मूव करते हैं, है ना? तो अब हम इन फीचर्स को थोड़ा और डिटेल में एक्सप्लोर करेंगे। रेडी हो एनिमल्स की इस इंटरेस्टिंग वर्ल्ड को समझने के लिए? सो चलो बच्चों, अब एनिमल ग्रुपिंग को स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं। तो बच्चों, अब हम एक इंटरेस्टिंग एक्टिविटी करने वाले हैं। जैसा कि आपने पहले ही टेबल 2.2 में कुछ एनिमल्स की मूवमेंट रिकॉर्ड की थी। सो आपने ये भी ऑब्जर्व किया होगा कि डिफरेंट एनिमल्स डिफरेंट तरीकों से मूव करते हैं। जैसे कोई फ्लाई करता है, कोई स्विम करता है और कोई वॉक से जंप करता है। तो अब हम थोड़ा और डीप सोचते हैं। फिगर 2.7 में कई एनिमल्स दिखाई गए हैं। अब आप उन एनिमल्स को ध्यान से ऑब्जर्व करो और चाहो तो अपने आसपास देखे हुए और एनिमल्स भी ऐड करो। सो आप एक पोस्टर बना सकते हो जिसमें डिफरेंट एनिमल्स को ड्रॉ या पेस्ट करके उनकी मूवमेंट दिखाओ। तो अब सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये एनिमल्स मूव करने के लिए कौन कौन सी बॉडी पार्ट्स यूज करते हैं? और हर एनिमल का मूवमेंट उसके बॉडी स्ट्रक्चर पर डिपेंड करता है। सो बच्चों, अब जरा इस पिक्चर को ध्यान से देखो। यहाँ हमें कई एनिमल्स दिखाई दे रहे हैं और इंटरेस्टिंग बात यह है कि हर एनिमल अलग तरीके से मूव कर रहा है। जैसे बर्ड्स को देखो, ये अपनी विंग्स की हेल्प से स्काई में फ्लाई कर रहे हैं। सो विंग्स आर देयर बॉडी पार्ट्स फॉर मूवमेंट। अब अगर हम अपनी नज़र नीचे ले जाएं तो पॉन्ड के अंदर फिश दिखाई देती हैं। ये अपने फिन्स और टेल की हेल्प से स्मूथली स्विम कर रहे हैं। सो वाटर एनिमल्स का मूवमेंट थोड़ा डिफरेंट होता है। अब जरा लैंड पर आते हैं। फ्रॉग को देखो, ये अपने स्ट्रॉन्ग हाइंड लेग्स की हेल्प से जंप कर रहा है। और अगर हम ध्यान से देखें तो स्नेक और अर्थवर्म भी दिखाई देते हैं। ये एनिमल्स क्रॉल यानी रेंगते हुए मूव करते हैं। अब कुछ एनिमल्स ऐसे भी हैं जैसे काऊ और रैबिट। ये एनिमल्स अपने लेग्स की हेल्प से वॉक या रन करते हैं। और फाइनली बटरफ्लाई को ऑब्जर्व करो, ये भी अपने विंग्स की हेल्प से फ्लाई करती है। सो बच्चों, अगर हम इन सभी एग्जाम्पल्स को साथ में देखें तो हमें समझ आता है कि डिफरेंट एनिमल्स डिफरेंट वेज से मूव करते हैं और मूवमेंट के लिए डिफरेंट बॉडी पार्ट्स यूज करते हैं। सो यही डाइवर्सिटी नेचर को इतना इंटरेस्टिंग बनाती है और इसी ऑब्जर्वेशन के बेसिस पर हम एनिमल्स को ग्रुप कर सकते हैं, राइट? तो अब आपका टास्क है इन एनिमल्स की लिस्ट बनाना और नोट करना कि वे कैसे मूव करते हैं और कौन से बॉडी पार्ट्स यूज करते हैं। सो चलो बच्चों, टेबल 2.5 को कंप्लीट करते हैं। सो अब टाइम है अपनी ऑब्जर्वेशंस को टेबल 2.5 में फिल करने का। हम हर एनिमल को ऑब्जर्व करेंगे और 2 चीजें नोट करेंगे।
उसका टाइप ऑफ मूवमेंट और मूवमेंट के लिए कौन से बॉडी पार्ट्स यूज होते। तो चलो एक एक करके टेबल कंप्लीट करते हैं। सबसे पहले एंट से स्टार्ट करते हैं। एंट चलकर मूव करती है, सो यहाँ हम लिखेंगे टाइप ऑफ मूवमेंट वॉकिंग, बॉडी पार्ट्स यूज्ड फॉर मूवमेंट लेग्स। अब इसी तरह आगे बढ़ते हैं। गोट को ऑब्जर्व करो, ये वॉक भी करती है और कभी कभी जंप भी करती है, सो यहाँ लिखेंगे टाइप ऑफ मूवमेंट वॉकिंग एंड जंपिंग, बॉडी पार्ट्स यूज्ड फॉर मूवमेंट लेग्स। अब नेक्स्ट एनिमल है पिजेन। ये उड़कर मूव करता है और साथ ही लेग्स की हेल्प से वॉक भी करता है, सो टाइप ऑफ मूवमेंट फ्लाइंग एंड वॉकिंग, बॉडी पार्ट्स यूज्ड फॉर मूवमेंट विंग्स एंड लेग्स। अब हाउस फ्लाई को देखो, ये वॉक भी करती है और फ्लाई भी करती है, सो टाइप ऑफ मूवमेंट वॉकिंग एंड फ्लाइंग, बॉडी पार्ट्स यूज्ड फॉर मूवमेंट लेग्स एंड विंग्स। अब वाटर एनिमल्स का ऑब्जर्व करते हैं। फिश को देखो, ये पानी में स्विम करती है, सो टाइप ऑफ मूवमेंट स्विमिंग, बॉडी पार्ट्स यूज्ड फॉर मूवमेंट फिन्स एंड टेल। अब यहाँ हम खुद से कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे। तो अब फ्रॉग को ऑब्जर्व करो, ये जंप भी करता है और पानी में स्विम भी कर सकता है, सो टाइप ऑफ मूवमेंट जंपिंग एंड स्विमिंग, बॉडी पार्ट्स यूज्ड फॉर मूवमेंट स्ट्रॉन्ग हाइंड लेग्स। अब स्नेक का एग्जाम्पल लो, ये क्रॉल करते हुए मूव करता है, सो टाइप ऑफ मूवमेंट क्रॉलिंग, बॉडी पार्ट्स यूज्ड फॉर मूवमेंट होल बॉडी मसल्स। और फाइनली बटरफ्लाई, ये उड़कर मूव करती है, सो टाइप ऑफ मूवमेंट फ्लाइंग, बॉडी पार्ट्स यूज्ड फॉर मूवमेंट विंग्स। देखा आपने, अब हमने टेबल 2.5 को अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। आप जरा इस बीटा को ध्यान से ऑब्जर्व करो, इससे हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं? सोचो सोचो। सबसे पहले हम नोटिस करते हैं डिफरेंट एनिमल्स की मूवमेंट अलग अलग होती है। कुछ एनिमल्स फ्लाई करते हैं, कुछ वॉक या रन करते हैं, कुछ क्रॉल करते हैं और कुछ जंप या स्विम करते हैं। यहाँ एक और इम्पॉर्टेंट बात समझ आती है। एनिमल्स एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक मूव करने के लिए डिफरेंट बॉडी पार्ट्स यूज करते हैं, जैसे विंग्स, लेग्स, फिन्स या फिर पूरी बॉडी। यहाँ हमने एनिमल्स को डिफरेंट टाइप्स और मूवमेंट में यूज होने वाले बॉडी पार्ट्स के बेसिस पर आइडेंटिफाई किया है। और इसी तरह हम कैसे एनिमल्स को उनकी मूवमेंट के बेसिस पर ग्रुप भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ एक सोचने वाली बात है, एनिमल्स केवल मूवमेंट में ही डिफरेंट नहीं होते, वे शेप, साइज, स्ट्रक्चर, कलर और कई अन्य फीचर्स में भी एक दूसरे से अलग होते हैं। सो इन फीचर्स की हेल्प से हम एनिमल्स को कई डिफरेंट वेज में ग्रुप कर सकते हैं, क्योंकि जब हम एनिमल्स को ग्रुप करते हैं तो हमें उनकी सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस क्लियर तरीके से समझ में आने लगती हैं। सो ऑब्जर्व करो, कंपेयर करो और नेचर को बेटर तरीके से समझो। अब कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो अब आगे बढ़ते हैं। इस सेक्शन में जैसा कि अब हम जानेंगे एक ग्रेट साइंटिस्ट के बारे में। जानकी अम्मल एक फेमस इंडियन बॉटनिस्ट थी। उन्होंने इन्वायरमेंट के लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट वर्क किया और उन्होंने इंडिया की रिच प्लांट बायोडाइवर्सिटी को डॉक्यूमेंट और प्रिजर्व करने में इम्पॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस दिया। वे सेव साइलेंट वैली मूवमेंट में भी एक की रोल निभा चुकी थी और बोटैनिकल सर्वे ऑफ इंडिया की हेड रहते हुए उन्होंने प्लांट डाइवर्सिटी को स्टडी करने के कई प्रोग्राम्स भी स्टार्ट किए। सो उनका लाइफ हमें नेचर प्रोटेक्शन की इंस्पिरेशन देता है। हाँ, तो देखा ना, हमें हर टॉपिक से कुछ ना कुछ लर्न करने को मिलता है। अब अपनी लर्निंग जर्नी को ऐसे ही कंटिन्यू रखेंगे। तो अब नेक्स्ट पेज पर मूव करते हैं। यहाँ अब हम देखते हैं एक रियल सक्सेस स्टोरी। ये स्टोरी है केरला के पालक्काड डिस्ट्रिक्ट के एक ब्यूटीफुल फॉरेस्ट की। ये फॉरेस्ट अपनी अनटच्ड ब्यूटी और रिच बायोडाइवर्सिटी के लिए फेमस था। जब इस एरिया में एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम बनाने का प्रपोजल आया, तब वहाँ के कॉमन पीपल ने मिलकर इस फॉरेस्ट को बचाने के लिए एक मूवमेंट स्टार्ट किया। ओवरऑल ये स्ट्रगल करीब 10 साल तक चला। लोगों ने अवेयरनेस प्रोग्राम्स किए, न्यूज़पेपर्स में आर्टिकल्स लिखे, सेमिनार्स ऑर्गेनाइज किए एंड पिटिशंस डाली।
देखा जाए तो ये एक लॉन्ग और डिटर्मिन्ड स्ट्रगल था और फाइनली ये मूवमेंट सक्सेसफुल रहा। इस प्रकार एक साइलेंट वैली को बचा लिया गया। सो ये स्टोरी हमें क्या सिखाती है कि अगर हम मिलकर नेचर को प्रोटेक्ट करें तो हम बायोडाइवर्सिटी को फ्यूचर के लिए सेव कर सकते हैं, राइट? अब आगे कंटिन्यू करते हैं। वैसे आपने नेचर वॉक के दौरान एक इंटरेस्टिंग बात ज़रूर नोटिस की होगी कि डिफरेंट एनिमल्स डिफरेंट सराउंडिंग्स में रहते हैं और आपने टेबल 2.5 में एनिमल्स की मूवमेंट भी रिकॉर्ड की थी। तो अब एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या एनिमल्स की मूवमेंट उनके सराउंडिंग्स पर डिपेंड करती है? सोचो सोचो। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड दिस विद सम सिंपल एग्जांपल्स। जैसे फिश पानी में रहती है, इसकी बॉडी शेप स्ट्रीमलाइंड होती है और ये मूवमेंट के लिए फिन्स और टेल का यूज करती है। सो इसी वजह से फिश इजीली पानी में स्विम कर पाती है। और अब देखते हैं गोट को। गोट ग्रासी एरियाज में रहती है, सो ये मूवमेंट के लिए लेग्स का यूज करती है, इसलिए गोट ग्राउंड पर इजीली वॉक और जंप कर पाती है। सो अब हम क्या समझ सकते हैं कि डिफरेंट एनिमल्स डिफरेंट सराउंडिंग्स में रहते हैं और उनकी बॉडी स्ट्रक्चर और मूवमेंट भी उन सराउंडिंग्स के अकॉर्डिंग होती है। तो यही डाइवर्सिटी एनिमल्स को इतना स्पेशल बनाती है, राइट? तो अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। यहाँ अब हम एक और इंटरेस्टिंग एक्टिविटी करने वाले हैं। इस एक्टिविटी में हम डिफरेंट सराउंडिंग्स में पाए जाने वाले प्लांट्स और एनिमल्स को कंपेयर करेंगे। सबसे पहले आप टेबल 2.6 को ध्यान से देखिए और ब्लैक बोर्ड पर ऐसी ही एक टेबल रिक्रिएट कीजिए। सो अब आप उन प्लांट्स और एनिमल्स के नाम लिखेंगे जिन्हें आपने डिफरेंट रीजन्स में देखा है। मतलब हम यहाँ ये समझने वाले हैं कि कौन से प्लांट्स और एनिमल्स किस एनवायरनमेंट में पाए जाते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट रो को देखते हैं। जैसे डेजर्ट में कैमल, माउंटेन्स में देवदार ट्री, ओशन में फिश एंड फॉरेस्ट में लायन। ये एग्जाम्पल्स हमें एक आइडिया देते हैं कि कैसे डिफरेंट सराउंडिंग्स में एनिमल्स अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं और उसी एनवायरनमेंट में अडेप्ट भी हो जाते हैं। और इसी बात से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि क्या हर जगह सेम प्लांट्स और एनिमल्स मिलते हैं? नहीं ना। हर जगह की कंडीशंस अलग होती है और उसी कंडीशंस के अकॉर्डिंग ही वहाँ उसी तरह की स्पीशीज पाई जाती है जिसमें वो प्लांट्स और एनिमल्स इजीली सर्वाइव कर सके। देखा ना, अर्थ पर हर चीज बिल्कुल डिसाइडेड है। गॉट इट? तो अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ नेक्स्ट रो को भी कुछ एग्जाम्पल्स के साथ देखते हैं। जैसा कि डेजर्ट में और क्या मिल सकता है? कैक्टस, क्योंकि ये पानी स्टोर करता है। और माउंटेन्स में सोचो, पाइन ट्री जो कोल्ड क्लाइमेट में ग्रो करता है। और अब ओशन में व्हेल जो वाटर में रहती है। और फॉरेस्ट में एलिफेंट। और एनी अदर वाले में इसमें सबसे बेस्ट एग्जाम्पल हो सकता है फ्रॉग जो लैंड और वाटर दोनों में रह सकता है। तो अब सेकंड रो भी कंप्लीट कर ली है। अब आगे थर्ड रो ट्राई करते हैं। डेजर्ट में एक डेजर्ट लिजर्ड, माउंटेन्स में यैक, ओशन में ऑक्टोपस, फॉरेस्ट में डियर और एनी अदर वैली में क्रोकोडाइल। सो देखा बच्चों, अब आपने क्या नोटिस किया कि हर रीजन में डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैं और ये रैंडम नहीं है। ये सब ऑर्गेनिजम्स अपने सराउंडिंग्स के अकॉर्डिंग अडेप्टेड होते हैं। जैसे कि डेजर्ट में वाटर कम है तो कैक्टस पानी स्टोर करता है, माउंटेन्स में ठंड है तो पाइन ट्रीज सर्वाइव करते हैं, और वाटर में फिश और व्हेल, जबकि फॉरेस्ट में लायन और डेयर। वैसे देखा जाए तो यहाँ एग्जाम्पल्स तो बहुत सारे हो सकते, बट हम अभी के लिए इतना इनफ होगा। सो इस टेबल से हमें क्या सीखने को मिला? सोचो सोचो। कि कहीं बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, कहीं बहुत ठंड, कहीं पानी भरपूर होता है और कहीं बिल्कुल ड्राई एरिया। मतलब डिफरेंट सराउंडिंग्स में डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स देखने को मिलते हैं और यही बायोडाइवर्सिटी कहलाती है। सो चीज़ों को ऑब्जर्व करो, सोचो और कनेक्ट करो। ये है रियल साइंस लर्निंग। अब क्लियर है? तो अब आगे कंटिन्यू करते हैं। यहाँ अब ज़रा इस क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं।
what are your observations regarding plants and animals found in various regions? मतलब आपने अलग-अलग रीजन्स में जो प्लांट्स और एनिमल्स देखे हैं उनके बारे में आपने क्या नोटिस किया है, इसका आंसर मिलेगा अब नेक्स्ट डिस्कशन में। सो अब टाइम है थोड़ा अपने क्लासमेट्स के साथ डिस्कस करो। जैसे किसी ने डेजर्ट के एग्जाम्पल्स देखे होंगे, किसी ने माउंटेन्स के और किसी ने वाटर वैली रीजन्स के। अब अगर हम अपनी ऑब्जर्वेशंस को एक साथ कनेक्ट करें तो हमें एक इम्पॉर्टेंट बात समझ आती है। टेबल 2.6 से हम ऑब्जर्व करते हैं कि एक रीजन में पाए जाने वाले प्लांट्स और एनिमल्स दूसरे रीजन से डिफरेंट होते हैं। यानी डेजर्ट के ऑर्गेनिजम्स अलग, माउंटेन्स के अलग, ओशन के अलग और फॉरेस्ट के अलग। वैसे ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हर जगह की कंडीशंस अलग होती हैं और ऑर्गेनिजम्स उन्हीं कंडीशंस के अकॉर्डिंग अडेप्ट हो जाते हैं जो उनको चाहिए, जैसे क्लाइमेट, टेम्परेचर, वाटर, फूड अवेलेबिलिटी। और हाँ, इनफैक्ट नेचर में हर ऑर्गेनिज्म को सर्वाइव करना होता है, इसलिए वो अपनी बॉडी, बिहेवियर या हैबिट्स को उसी एनवायरनमेंट के हिसाब से चेंज कर लेता है। फॉर एग्जाम्पल, कैमल डेजर्ट में सर्वाइव करता है, फिश वाटर में, पोलर बेयर कूल रीजन में, क्योंकि सब ने अपने सराउंडिंग्स के अकॉर्डिंग खुद को अडेप्ट किया हुआ है। ऑलराइट, अब समझ में आ गया ना? तो अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ एक छोटी सी क्लासरूम डिस्कशन इमेजिन करते हैं। डिस्कशन के दौरान एलेक्स याद करता है कि उसने राजस्थान के डेजर्ट में कैक्टस प्लांट्स देखे थे जिनके स्टेम्स थिक और फ्लैशी थे। अब माया अपनी ऑब्जर्वेशन शेयर करती है। वो बताती है कि उसने हिमाचल प्रदेश के हिमालयाज में दियोदर ट्रीज देखे और उसने नोटिस किया कि ये ट्रीज कॉनिकल शेप के होते हैं और उनकी ब्रांचेस स्लोपिंग और फ्लेक्सिबल होती हैं। सो बच्चों, अब जरा इन दोनों ऑब्जर्वेशंस को कंपेयर करो। आप नोटिस करोगे कि डेजर्ट के कैक्टस और माउंटेन्स के दियोदर ट्रीज एक दूसरे से काफी डिफरेंट है। और ऐसा क्यों है? क्योंकि दोनों रीजन्स की कंडीशंस अलग है। और बच्चों, यही हमें एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सिखाता है, अडैप्टेशन। अब कैक्टस का थिक स्टेम पानी स्टोर करता है ताकि वो डेजर्ट की गर्मी में सर्वाइव कर सके, और देवदार ट्री की कॉनिकल शेप जो स्नो को नीचे गिरने में हेल्प करती है, जिससे ब्रांचेस टूटती नहीं। अब समझ में आ गया ना कि डिफरेंट रीजन्स में डिफरेंट प्लांट स्पीशीज मिलती है क्योंकि हर प्लांट अपने एनवायरनमेंट के अनुसार अडेप्टेड होता है। सो नेचर में क्या सिखाती है? सोचो सोचो, सर्वाइव वही करता है जो अपने सराउंडिंग्स के अकॉर्डिंग चेंज हो जाए। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ एक और बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आता है, व्हाई डज द बायोडाइवर्सिटी ऑफ वन रीजन डिफर फ्रॉम अनदर? मतलब हर जगह प्लांट्स और एनिमल्स अलग क्यों होते हैं? सो लेट अस फाइंड आउट। वैसे हम इसका थोड़ा ओवरव्यू पहले भी देख चुके हैं, बट आज इसे थोड़ा और डीपली एक्सप्लोर करते हैं ताकि अंडरस्टैंडिंग और बेहतर हो सके। तो सबसे पहले डेजर्ट रीजन को समझते हैं। डेजर्ट में वाटर बहुत कम अवेलेबल होता है और हॉट डेजर्ट्स में दिन में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और रात में बहुत ज़्यादा ठंड। तो ऐसी एक्सट्रीम कंडीशंस में सिर्फ वही प्लांट्स और एनिमल्स सर्वाइव कर पाते हैं जो हीट भी टॉलरेट कर सके और कोल्ड भी। और यही हमें एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझाता है, अडैप्टेशन। जैसे कैक्टस को देखो, इसका स्टेम थिक और फ्लैशी होता है, तो ये स्टेम वाटर स्टोर करता है जिससे प्लांट गर्मी में भी सर्वाइव कर पाता है। अब क्या समझ आता है? हर रीजन की कंडीशंस अलग होती हैं, ऑर्गेनिजम्स उसी के अकॉर्डिंग अडेप्ट होते हैं, इसीलिए बायोडाइवर्सिटी हर रीजन में डिफरेंट होती है। हाँ, और अगर मैं ओवरऑल बात करूं तो नेचर में सर्वाइवल पॉसिबल होता है जब ऑर्गेनिजम्स अपने एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अडेप्ट हो जाते हैं। तो अब इसी आइडिया को माउंटेन रीजन पर अप्लाई करते हैं। एक्सट्रीमली कोल्ड माउंटेन्स में फ्रीक्वेंट स्नोफॉल होती रहती है, सो यहाँ कंडीशंस भी काफ़ी टफ होती है। अब ज़रा सोचो, अगर ब्रांचेस पर स्नो जमा हो जाए तो क्या होगा? ब्रांचेस टूट सकती हैं, है ना? सो इन कंडीशंस में सर्वाइव करने के लिए कुछ ट्रीज में स्पेशल अडेप्टेशंस होती हैं, जैसे ये देवदार ट्री। इसकी शेप कोनिकल होती है और ब्रांचेस स्लोपिंग होती हैं, सो जब स्नो गिरती है तो वो आसानी से नीचे स्लाइड हो जाती हैं। देखा, नेचर कितनी स्मार्ट है। अब डेजर्ट और माउंटेन दोनों को साथ में सोचो। डेजर्ट में कैक्टस वाटर स्टोर करता है, माउंटेन्स में देवदार स्नो शेडिंग।
यानी डिफरेंट रीजन्स, डिफरेंट कंडीशंस, डिफरेंट अडेप्टेशंस। सो इसी वजह से बायोडाइवर्सिटी हर जगह अलग होती है, क्योंकि हर ऑर्गेनिज्म अपने एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अडेप्ट होता है। अब एक इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल देखते हैं, कैमल। जरा इमेजिन करो, राजस्थान का कैमल और लद्दाख का कैमल। हाँ, अब इन दोनों को कंपेयर करो, क्या डिफरेंसेस दिखते हैं? राजस्थान के कैमल की लॉन्ग लेग्स और वाइड हूव्स होते हैं, जबकि लद्दाख के कैमल की शॉर्ट लेग्स और थिक फा होता है। अब क्वेश्चन ये है, ये डिफरेंसेस क्यों हैं? सोचो, थोड़ा और सोचो। वो ही हम आगे समझने वाले हैं। तो अब हम इन दोनों कैमल्स की डिफरेंसेस को थोड़ा और क्लियरली समझते हैं। जैसे हॉट डेजर्ट के कैमल को देखो, इसके लेग्स लंबे होते हैं और हूव्स भी वाइड होते हैं। और एक इंटरेस्टिंग बात, एलेक्स बताता है कि उसकी ग्रैंडमदर ने उसे बताया कि ये लॉन्ग लेग्स और वाइड हूव्स कैमल को सैंडी सरफेस पर चलने में हेल्प करते हैं, और वो रेत में धंसता नहीं है। है ना, सही बात है। जबकि दूसरी तरफ कोल्ड डेजर्ट के कैमल्स को देखो, इनकी हाइट कंपैरेटिवली कम होती है और इनके लेग्स भी छोटे होते हैं। तो बच्चों, ये शॉर्ट लेग्स एक्चुअली एक अडेप्टेशन है। ये कैमल्स को माउंटेनस एरियाज में इजीली चलने में हेल्प करते हैं। अब दोनों को कंपेयर करो। हॉट डेजर्ट कैमल, जिसकी लॉन्ग लेग्स बॉडी को हॉट सैंड से दूर रखते हैं और वाइड हूव्स रेत में धंसने से बचाते हैं, जबकि कोल्ड डेजर्ट का कैमल, जिनका थिक फर बॉडी को वार्म रखता है और शॉर्ट लेग्स माउंटेन्स में चलने में हेल्प करते हैं। यानी सेम एनिमल होने के बावजूद उनके फीचर्स डिफरेंट होते हैं, क्योंकि उनकी सराउंडिंग्स डिफरेंट होती है। ये डिफरेंसेस हमें क्या सिखाते हैं? ऑर्गेनिजम्स अपने एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अडेप्ट होते हैं। तो अब क्लियर है ना? बच्चों, हमने अभी देखा कि डिफरेंट डेजर्ट्स में रहने वाले कैमल्स एक दूसरे से अलग दिखाई देते हैं, लेकिन उनकी सर्वाइवल की जर्नी यही खत्म नहीं होती। अब आगे बढ़ते। डेजर्ट में फूड आसानी से अवेलेबल नहीं होता, इसलिए कैमल एक स्मार्ट अडेप्टेशन यूज करता है। वो अपने हम्प्स में फूड स्टोर करके रखता है। जैसा कि हॉट डेजर्ट वाले कैमल्स की एक हम्प होता है, जबकि कोल्ड डेजर्ट लद्दाख के कैमल्स के 2 हम्प्स होते हैं। लेट विंटर्स में जब फूड बहुत कम मिलता है, तो हम्प्स धीरे धीरे श्रिंक होने लगते हैं, क्योंकि कैमल उस स्टोर्ड फूड को यूज करता है। अब सोचो, कोल्ड डेजर्ट की कंडीशंस, वहाँ टेम्परेचर बहुत लो होता है। वहाँ रहने वाले कैमल्स हेड से नेक तक लॉन्ग थिक हेयर ग्रो करते हैं। ये थिक हेयर उन्हें एक्सट्रीम कोल्ड से प्रोटेक्ट करता है। वैसे एक इंटरेस्टिंग बात, क्या आप जानते हैं कैमल को शिप ऑफ द डेजर्ट क्यों कहते हैं? क्योंकि कैमल बहुत कम वाटर लॉस करता है। इमेजिन करो, क्लास में डिस्कशन चल रहा है। काशी, जो राजस्थान से हैं, अपनी ऑब्जर्वेशन शेयर करता है। वो बताता है कि कैमल्स बहुत कम यूरिन एक्सक्रीट करते हैं, उनका डंग ड्राई होता है और वो स्वेट भी नहीं करते। तो अब सोचो, इन सब का मतलब क्या है? सिंपल सा आंसर है, कैमल अपनी बॉडी से बहुत कम वाटर लूज करता है। यही एक इम्पॉर्टेंट अडैप्टेशन है, वाटर कंजर्वेशन। इसी वजह से कैमल कई दिनों तक बिना पानी पिए सर्वाइव कर सकता है। तो बच्चों, अब हमने कैमल की कई अडैप्टेशंस देखी, जैसे लंबे पैर यानी लॉन्ग लेग्स, जो कि हीट से बचाने के लिए, वाइड हूड्स सैंड पे चलने के लिए, माउंटेन्स में शॉर्ट लेग्स और ऑफ कोर्स वाटर सेविंग फीचर्स। ये सभी फीचर्स मिलकर कैमल को डेजर्ट लाइफ के लिए परफेक्टली अडेप्टेड बनाते हैं और उसे सर्वाइव करने में हेल्प करते हैं। याद रखो, सर्वाइवल डिपेंड्स ऑन अडेप्टेशन, और यही नेचर की सबसे अमेजिंग बात है। जैसे हमने कैमल्स का एग्जाम्पल देखा, उसी तरह प्लांट्स में भी इंटरेस्टिंग डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। तो अब आगे यहाँ माया अपनी ऑब्जर्वेशन शेयर करती है। वो बताती है कि उसने नीलगिरीज के शोला फॉरेस्ट में रोडोडेंड्रन प्लांट्स देखे
और उसने नोटिस किया कि ये प्लांट्स छोटे होते हैं और इनके लीव्स भी छोटे होते हैं। वैसे बच्चों, ऐसा क्यों? सोचो सोचो। क्योंकि माउंटेन टॉप्स पर स्ट्रॉन्ग विंड्स चलती हैं, इसलिए छोटे प्लांट्स और छोटे लीव्स हवा का प्रेशर कम झेलते हैं और आसानी से सर्वाइव कर जाते हैं। गॉट इट? तो अब पेमा अपनी ऑब्जर्वेशन बताती है। वो सिक्किम के माउंटेन से है। और वो बताते हैं कि वहाँ रोडोडेंड्रन प्लांट्स कंपैरेटिवली टॉलर होते हैं। सो अब इन दोनों ऑब्जर्वेशंस को साथ में सोचो। नीलगिरीज में प्लांट्स छोटे जबकि सिक्किम में प्लांट्स टॉलर। सो इससे हमें क्या समझ आता है? सेम प्लांट भी डिफरेंट रीजन्स में डिफरेंट फीचर्स दिखा सकता है ना? और ऐसा इसलिए होता है ताकि वो अपने सराउंडिंग्स में इजीली सर्वाइव कर सके। सो ओवरऑल ये हमें सिखाता है कि अडैप्टेशन प्लांट्स में भी होती है और यही बायोडाइवर्सिटी को यूनिक बनाती है। नेचर बदलती रहती है और ऑर्गेनिजम्स भी उसके साथ अडैप्ट होते रहते हैं। अब क्लियर है ना? अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एक और इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन। इनफैक्ट यहाँ सागर भी अपनी एक्सपीरियंस शेयर करता है। वो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स गया था। वहाँ उसने ह्यूज व्हेल्स देखे, कलरफुल फिश भी देखी और फिर उसके फादर ने एक इंटरेस्टिंग बात समझाई कि फिश का बॉडी शेप स्ट्रीमलाइंड होता है। वैसे बच्चों, स्ट्रीमलाइंड बॉडी का मतलब बॉडी आगे से पतली और पीछे से स्मूथ, जिससे पानी का रेजिस्टेंस कम होता है। सो इसी वजह से फिश आसानी से पानी में स्विम कर पाती है, राइट? सो बच्चों, ये भी एक अडैप्टेशन है कि वाटर हैबिटेट के अकॉर्डिंग बॉडी स्ट्रक्चर या बॉडी फॉर्मेशन। अब क्लियर है ना? वैसे अभी तक जो हमने देखा, जैसे कैमल डेजर्ट अडैप्टेशन, रोडोडेंड्रन माउंटेन अडैप्टेशन, फिश वाटर अडैप्टेशन, सो इस बेस पर हम कह सकते हैं कि हर ऑर्गेनिज्म का बॉडी स्ट्रक्चर उसके हैबिटेट के अकॉर्डिंग होता है और यही अडैप्टेशन। फाइनली हमने अडैप्टेशन को अच्छे से समझ लिया है। तो अब आगे कंटिन्यू करते हैं। अब एक और इम्पॉर्टेंट वर्ड समझते हैं, जो है हैबिटेट। जिस प्लेस पर प्लांट्स और एनिमल्स रहते हैं उसे उनका हैबिटेट कहते हैं। जैसे सी टर्टल का हैबिटेट होता है सी या ओशन, कैमल का हैबिटेट होता है हॉट डेजर्ट या कोल्ड डेजर्ट, और रोडोडेंड्रॉन प्लांट का हैबिटेट होता है माउंटेन्स। सो हैबिटेट ही प्लांट्स और एनिमल्स को फूड, वाटर, एयर और शेल्टर प्रोवाइड करता है। और एक और इंटरेस्टिंग बात, एक ही हैबिटेट में कई डिफरेंट प्लांट्स और एनिमल्स साथ साथ रह सकते हैं, जैसे आप यहाँ देख भी सकते हो। सो बच्चों, अब अगर हम सब कुछ कनेक्ट करें, हैबिटेट ही डिसाइड करता है कौन से प्लांट्स सर्वाइव करेंगे, कौन से एनिमल्स रह पाएंगे। तो इसी वजह से डिफरेंट रीजन्स की बायोडाइवर्सिटी एक दूसरे से अलग होती है। इनफैक्ट हम कह सकते हैं कि हैबिटेट बायोडाइवर्सिटी को शेप करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। ऑल राइट, तो अब अडैप्टेशन और हैबिटेट पूरी तरह क्लियर है ना? अब आगे बढ़ते हैं और इस सेक्शन में जानते हैं एक और महान साइंटिस्ट के बारे में। इनका नाम था सलीम अली। अब वे पूरे इंडिया में ट्रैवल करते थे बर्ड्स की डाइवर्सिटी ऑब्जर्व करने के लिए। सो उन्होंने बर्ड्स की डिटेल्ड लिस्ट तैयार की। उन्होंने उनके ट्रैवल रूट्स और हैबिटेट्स को भी केयरफुली डॉक्यूमेंट किया और उन्होंने ऐसे रीजन्स आइडेंटिफाई किए जहां बर्ड्स की डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा थी। सो उन एरियाज को कंजर्व करने के लिए भी उन्होंने इम्पॉर्टेंट स्टेप्स लिए, जैसे केओलादेव नेशनल पार्क राजस्थान और रंगनथथिट्टू बर्ड सैंक्चुरी कर्नाटका। इन प्लेसेस को प्रिजर्व करने में उनका इम्पॉर्टेंट रोल रहा। उन्होंने बर्ड्स पर लगभग 10 बुक्स लिखी, इसीलिए उन्हें बर्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। और 1976 में उन्हें पद्म विभूषण अवार्ड भी मिला। अब जरा सोचो, जब सलीम अली बर्ड्स को ऑब्जर्व कर रहे थे तो वे सिर्फ बर्ड्स को नहीं बल्कि उनके हैबिटेट को भी स्टडी कर रहे थे। देखा ना, कितनी अमेजिंग पर्सनालिटी थे। तो अब आगे बढ़ते हैं और आते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन पर। यहाँ आता है एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन।
हम प्लांट्स और एनिमल्स को उनके हैबिटेट के बेसिस पर कैसे ग्रुप कर सकते हैं? देखा जाए तो एक सिंपल वे है, जैसे कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स लैंड पर रहते हैं और कुछ पानी में रहते हैं। जो प्लांट्स और एनिमल्स लैंड पर रहते हैं उन्हें कहा जाता है टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स और जिस हैबिटेट में ये रहते हैं उसे कहते हैं टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। जैसे फॉरेस्ट्स, डेजर्ट्स, ग्रासलैंड्स, माउंटेन्स। ओवरऑल नेचर को समझने के लिए हमें सिर्फ प्लांट्स और एनिमल्स ही नहीं बल्कि उनके हैबिटेट को भी समझना जरूरी है। राइट। सो अब आगे बात करते हैं एक्वेटिक हैबिटेट्स की। जो प्लांट्स और एनिमल्स पानी में रहते हैं उन्हें कहा जाता है एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स और जिस हैबिटेट में ये रहते हैं उसे कहते हैं एक्वेटिक हैबिटेट। जैसे पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर्स, ओशंस। लेकिन कुछ एनिमल्स थोड़े स्पेशल होते हैं जैसे फ्रॉग। ये एनिमल पानी में भी रह सकता है और जमीन पर भी। सो ऐसे एनिमल्स को कहते हैं एम्फिबियंस। और इसी तरह टोड, सैलमेंडर, न्यूट एंड जायंट सैलमेंडर, ये सभी एनिमल्स भी वाटर और लैंड दोनों में सर्वाइव कर सकते हैं। सो ये ऐसा कैसे कर पाते हैं? सोचो सोचो क्योंकि इनकी बॉडी मॉइस्ट होती है और एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अडेप्ट कर जाती है। सो अब हम क्लियरली समझ सकते हैं, लैंड वाले टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स, वाटर वाले एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स और दोनों में रहने वाले एम्फिबियंस। और यही क्लासिफिकेशन हमें एनिमल्स की डाइवर्सिटी को बेहतर तरीके से समझने में हेल्प करती है। तो अब आगे देखते हैं एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर किसी प्लांट या एनिमल का हैबिटेट डैमेज हो जाए तो क्या होगा? अगर गोट को ग्रास ही ना मिले तो क्या वो सर्वाइव कर पाएगी? और क्या फिश पानी के बिना सर्वाइव कर सकती है? ओ सो आप अपने पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स या नेबर से पूछ कर देखो, वे आपको बताएंगे कि उनके चाइल्डहुड में कई प्लांट्स, बर्ड्स और इंसेक्ट्स ज़्यादा दिखाई देते थे, लेकिन अब वे उतने कॉमन नहीं हैं। सो ऐसा अक्सर तब होता है जब हैबिटेट्स डैमेज हो जाते हैं। वैसे बाय द वे, जब हैबिटेट डैमेज होता है, प्लांट्स और एनिमल्स अपना होम खो देते हैं, उन्हें फूड और रिसोर्सेज नहीं मिलते। सो धीरे धीरे बायोडाइवर्सिटी कम होने लगती है और बाद में वे हमें देखने को भी नहीं मिलते। अब कुछ रियल एग्जाम्पल्स देखते हैं, जैसे एशियाटिक चीता। इंडिया में एशियाटिक चीता ग्रासलैंड्स में रहता था। ग्रासलैंड्स खत्म हो गए, हंटिंग भी हुई, तो धीरे धीरे ये इंडिया से एक्सटिंक्ट हो गया। और अब दूसरा एग्जाम्पल, डोडो। ये मॉरिशस में पाया जाता था। फॉरेस्ट डिस्ट्रॉय होते ही उनका हैबिटेट खत्म हो गया। सो पूरी स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो गई। बट ये एक्सटिंक्शन एनिमल्स तक सीमित नहीं था, बल्कि इसमें प्लांट्स भी इंक्लूड थे। तो हम एक प्लांट का एग्जाम्पल देखते हैं, जो था सेंट हेलेना ऑलिव। ये एक रेयर प्लांट था। हैबिटेट डिस्ट्रक्शन की वजह से ये भी एक्सटिंक्ट हो गया। तो देखा ना, इन एग्जाम्पल से हमें क्या समझ आता है कि हैबिटेट लॉस लीड्स टू लॉस ऑफ सर्वाइवल और सर्वाइवल लॉस रिजल्टिंग एक्सटिंक्शन। मतलब अगर हम नेचर को प्रोटेक्ट नहीं करेंगे तो कई प्लांट्स और एनिमल्स हमेशा के लिए खो सकते हैं। सो बच्चों, नेचर को प्रोटेक्ट करना सिर्फ प्लांट्स और एनिमल्स के लिए नहीं बल्कि हमारी फ्यूचर लाइफ के लिए भी ज़रूरी है। ऑल राइट, अब आगे बढ़ते हैं और यहाँ एक इंटरेस्टिंग सेक्शन देखते हैं। जैसा कि हमने देखा कि हैबिटेट लॉस से स्पीशीज़ एक्सटिंक्ट हो सकती हैं, लेकिन सभी स्पीशीज़ एक्सटिंक्ट नहीं हुई हैं, कुछ अभी भी बची हैं ऑफ कोर्स, लेकिन उनकी पॉपुलेशन कम हो रही है। जैसे इस इमेज को देखो, यहाँ हमें कुछ इंपॉर्टेंट एनिमल्स दिखते हैं, बंगाल टाइगर, चीता एंड ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। तो बच्चों, इनकी पॉपुलेशन क्यों कम हो रही है? सोचा आपने? तो देखो, जैसे फॉरेस्ट कट हो रहे हैं, ग्रासलैंड्स खत्म हो रहे हैं और ह्यूमन एक्टिविटीज़ बढ़ रही हैं, यानी हैबिटेट लॉस होने से पॉपुलेशन डिक्लाइन होती है। हाँ, लेकिन अच्छी बात यह है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बायोडाइवर्सिटी को बचाने के लिए एफर्ट्स कर रही है। जैसे प्रोजेक्ट टाइगर 1973 बंगाल टाइगर को प्रोटेक्ट करने के लिए, चीता रीइंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट 2022 चीता पॉपुलेशन वापस लाने के लिए, और ग्रेट इंडियन बस्टर्ड प्रोटेक्टेड एरियाज में कंजर्व किया जा रहा है। तो बच्चों, इससे क्या समझ आता है?
हैबिटेट डिस्ट्रॉय होगा तो स्पीशीज डिक्लाइन होगी, और अगर हम हैबिटेट को प्रोटेक्ट करेंगे तो स्पीशीज सर्वाइव हो पाएंगी। याद रखो, हैबिटेट प्रोटेक्शन से ही बायोडाइवर्सिटी बचेगी, और अगर हम सब मिलकर नेचर को प्रोटेक्ट करें तो हम कई स्पीशीज को एक्सटिंक्ट होने से बचा सकते हैं। सो अब समझ आया ना बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करना कितना जरूरी है। तो अब आगे नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। वैसे अभी तक हमने क्या देखा? जब हैबिटेट डिस्ट्रॉय होता है, बायोडाइवर्सिटी कम हो जाती है और स्पीशीज एक्सटिंक्ट भी हो सकती हैं। लेकिन हर जगह ऐसा नहीं होता। कुछ प्लेसेस ऐसी भी हैं जहां लोग नेचर को प्रोटेक्ट करते हैं। जैसे इस इमेज को ध्यान से देखो। इन फॉरेस्ट को कहा जाता है सेक्रेड ग्रोव्स। सेक्रेड ग्रोव्स ऐसे फॉरेस्ट पैचेस होते हैं जिन्हें डिस्टर्ब नहीं किया जाता, जहां ट्रीज कट नहीं किए जाते और एनिमल्स को हार्म नहीं किया जाता। तो बच्चों, अब सवाल उठता है, इनको प्रोटेक्ट कौन करता है? लोकल कम्युनिटीज, मतलब उस एरिया के लोकल लोग या फिर वहां की लोकल जनजातियां। ये पीसेस प्लांट्स और एनिमल्स की सेफ होम्स होते हैं और मेडिसिनल प्लांट्स का ट्रेजर भी होते हैं। यानी जहां हैबिटेट सेफ है वहां बायोडाइवर्सिटी रिच होती है। तो बच्चों, इससे हमें क्या सीख मिलती है? नेचर को प्रोटेक्ट करना पॉसिबल है अगर हम केयर करें। वी मस्ट प्रोटेक्ट बायोडाइवर्सिटी ताकि हमारा प्लैनेट लाइफ से भरा रहे, प्लांट्स और एनिमल्स दोनों सर्वाइव कर सके और फ्यूचर जनरेशंस भी नेचर को एंजॉय कर सके। राइट। अब हमने इस पूरे चैप्टर की जर्नी कंप्लीट कर ली। हमने स्टार्टिंग की थी ऑब्जर्वेशन से, प्लांट्स और एनिमल्स को देखना, उनकी फीचर्स को समझना। फिर हमने सीखा ग्रुपिंग कैसे होती है। और धीरे धीरे हमने अडेप्टेशन को समझा, हैबिटेट का इम्पोर्टेंस जाना। बच्चों, अब आप सिर्फ नाम नहीं जानते, आप समझते हो, ऑब्जर्व करते हो और लॉजिकली सोचते हो, और सबसे इम्पोर्टेंट, आपने नेचर को अप्रिशिएट करना सीखा। जब भी आप बाहर जाओ तो प्लांट्स को ध्यान से देखना, एनिमल्स को ऑब्जर्व करना और सोचना ये सब कैसे सर्वाइव करते हैं, इनका हैबिटेट क्या है। क्योंकि साइंस सिर्फ किताब में नहीं होती, साइंस हमारे आसपास होती है। तो बच्चों, देखा ना कि इस चैप्टर से हम एक सिंपल बात सीखते हैं, ऑब्जर्व, अंडरस्टैंड एंड रिस्पेक्ट नेचर। और याद रखो, लर्निंग नेवर स्टॉप्स। और हाँ, इस चैप्टर की कंप्लीट नोट्स विद बैक एक्सरसाइज आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, वे ऑफ टीचिंग अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि आपका सपोर्ट ही हमें मोटिवेट करता है। हम फ्यूचर में भी आपके लिए ऐसा ही वैल्यूएबल कंटेंट लाते रहेंगे। और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलना ताकि आपको हर नई वीडियो की अपडेट मिलती रहे। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। तो नेक्स्ट चैप्टर में हम फिर मिलेंगे एक नई जर्नी के साथ। टिल देन, कीप ऑब्जर्विंग, कीप लर्निंग। तो फाइनली, बाय बाय बच्चों, टेक केयर।